हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और वेरियस टाइप ऑफ प्रोसेसेस अकरिंग इन द हार्ट विच इज़ सर्कुलेशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो डायग्राम है ये ह्यूमन हार्ट की है। ह्यूमन का हार्ट जो है वो डबल सर्कुलेशन करता है ना। अगर हम उसके पार्ट्स के बारे में बात करें तो ये एओर्टा है, ये है वेना कैवा, ये नीचे भी है एक वेना कैवा, और यहाँ से ब्लड एंटर करता है हार्ट में जो कि डीऑक्सीजनेटेड होता है ना। और ये आ गई साइनो एरिथ्रल नोड, ऐसे नोड। फिर आ गए हमारे राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, राइट साइड है ये। अब लेफ्ट वाली साइड आ गए लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ऊपर एट्रियम है और नीचे वेंट्रिकल है ना। बीच में आ गई बंडल ऑफ हिस। फिर ये आ गई पुलमोनरी आर्टरी और ये आ गई पुलमोनरी वेन। और जो है कुछ रहता है हमारा, ये है ऐसे नोड और ये है एवी नोड। और ये बीच में है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। बुक में बहुत ही लंबी चीज़ें दी गई हैं, ये आगे मेरे शॉर्ट नोट्स। हमारा जो हार्ट होता है वो होता है मेसोडर्म इन ओरिजिन, ठीक है, मेसोडर्म होता है। और ये इसके पास एक नेचुरल पेस मेकर भी होता है, इसको ना ब्रेन से सिग्नल आने की ज़रूरत नहीं रहती। तो नेचुरल पेस मेकर जो है वो है एसे नोड। और एसे नोड क्या करता है, जनरेट इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई, जिससे कि हार्ट का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। सबसे पहले जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई है वो यहाँ पे ऐसे नोड में क्रिएट होता है। ऐसे नोड से साइनो एट्रियल नोड, और फिर जाएगा एवी नोड में, फिर जाएगा बंडल ऑफ हिस में, और फिर जाएगा पुरकिंजी फाइबर में। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से जनरेट होगा ऐसे नोड में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और फिर जाएगा एवी नोड। फिर यहाँ पे बीच में आ गई बंडल ऑफ हिस एज वी कैन सी, और यहाँ पे आएगी पुरकिंजी फाइबर्स में, ठीक है। फिर यहाँ से पूरे हार्ट में जाएगी, जिससे कि हमारा जो है हार्ट पंप करेगा ब्लड, और वो भी डबल सर्कुलेशन है ना। और हमारा जो हार्ट की जो सर्कुलेशन होती है वो है क्लोज टाइप होती है। एक ओपन टाइप होती है किसी किसी एनिमल्स में, बट ह्यूमंस में होती है क्लोज टाइप। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये पढ़ते हैं। ब्लड इज़ पम्प्ड और रिसीव्ड बाय द हार्ट 2 times, वन थ्रू द होल बॉडी सिस्टम एंड अदर थ्रू द लंग्स, ठीक है। पहले पूरे बॉडी से ब्लड आएगा हार्ट में, फिर दूसरी बार लंग्स से आएगा। द ट्वाइस सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज़ टर्म्ड एज डबल सर्कुलेशन, ठीक है। क्यों जाता है लंग्स में वगैरह वगैरह हम पढ़ेंगे। पहले हमने देखा सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कैवा। फिर से यहाँ पर आ गए हम। ये रहा सुपीरियर मतलब ऊपर वाला वेना कैवा, ये रहा इन्फीरियर मतलब कि नीचे वाला वेना कैवा। यहाँ से दोनों से जो है ब्लड अंदर जाएगा, बॉडी से आएगा, वो भी डीऑक्सीजनेटेड वाला। दोनों से ब्लड अंदर जाएगा, एक सेकेंड। फिर इसके बाद एंटर करेगा राइट एट्रियम में, ठीक है। ये रहा राइट एट्रियम, यहाँ आएगा, दिस इज द राइट एट्रियम। फिर जाएगा वो राइट वेंट्रिकल में, इधर से इधर जाएगा राइट वेंट्रिकल में। फिर जाएगा वो पुलमोनरी आर्टरी में, फिर जाएगा वो लंग्स में, फिर जाएगा वो लेफ़्ट एट्रियम में, और फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में, फिर जाएगा एरोटा में, और फिर रेस्ट ऑफ द बॉडी। वही प्रोसेस हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि हमने देखा राइट वेंट्रिकल में आ चुका था, फिर वो जाएगा पुलमोनरी आर्टरी से। ये रही पुलमोनरी आर्टरी। जो आर्टरी जो है यही वाली जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, अदरवाइज आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। यहाँ से कैरी करेगी लंग्स को, लंग्स पे लेकर जाएगी, वहाँ से ब्लड प्योरीफाई होकर आएगा। फिर उसके बाद लेफ़्ट एट्रियम में एंटर करेगा। लेफ़्ट एट्रियम में कहाँ से एंटर करता है, पुलमोनरी वेन से। और ये ऐसी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेकर आ रही है। अदरवाइज जो वेन्स होती हैं वो कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट जो पुलमोनरी वेन है वो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर एंटर करेंगी लेफ़्ट एट्रियम में। लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा
लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और फिर जाएगा एरोटा में, यहाँ से होते हुए यहाँ से एरोटा में जाएगा, फिर वहाँ से जाएगा रेस्ट ऑफ द बॉडी में, है ना। कितना आसान था, लेकिन बहुत ही इजी है, बट इसको समझना है। समझ जाओगे तो कितना इजी हो जाएगा, देख रहे हैं आप लोग। यहाँ पे जो है 4 चैम्बर हार्ट दिया हुआ है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर नॉट मिक्स्ड। 4 चैम्बर हैं और यहाँ पे दे बता रहे हैं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मिक्स बिल्कुल भी नहीं करता है। थर्मो रेगुलेशन होती है वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर मेंटेन करता है बॉडी अपनी थ्रू दिस सर्कुलेटरी सिस्टम। ये देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस से कंसिस्ट होता है, ब्लड से, ब्लड वेसल से और हार्ट से, ठीक है। यहाँ पे इसकी एक फ्लो चार्ट भी बनाया हुआ है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, बीच में होती है मोनोकॉप्सिड वॉल्व, फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से लेफ़्ट ऑरेकल से लेफ़्ट वेंट्रिकल में जा रहा है, यहाँ पे होती है बाइकॉप्सिड वॉल्व, मोनो एंड बाई, यहाँ से आ रहा है और यहाँ से जा रहा है ब्लड। अब ये मायोजेनिसिटी जो है हार्ट की एक प्रॉपर्टी होती है, उसका क्या मतलब होता है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द कार्डियक मसल टू रेगुलेट देयर ओन कंट्रैक्शन, है ना। ये इनकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, इनको अपनी मसल जो है रेगुलेट करता है, अपनी कॉन्ट्रैक्शन खुद करता है, ठीक है, कोई और उसको सिग्नल नहीं देता है, ये इसकी मायोजेनिक प्रॉपर्टी है। आगे आइए देखिए कार्डियक साइकिल बताओ। कार्डियक साइकिल क्या होता है, ये वही पूरे के पूरा जो प्रोसेस हो रहा होता है, इस पूरे प्रोसेस को ब्लड एंटर कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड वाला, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग्स से आ रहा है और फिर एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में जा रहा है, उस पूरे प्रोसेस को हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। और ये जो है इस दौरान लब डब साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। जब भी आप अपना हाथ रख के दिल में देखते हैं तो आवाज़ एक आती है ना, ढक ढक, तो वही है लब डब, ठीक है। उसी चीज़ को यहाँ पे इतना बड़ा तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है ना। अब हमने और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है सिस्टोल डायस्टोल, ये हम पढ़ेंगे। तो ये आ गया हमारा प्यारा कार्डियक साइकिल। देखते हैं इधर क्या होता है भाई। द कार्डियक साइकिल इंक्लूड ऑल द इवेंट अकर ड्यूरिंग अ सिंगल हार्ट बीट। जब एक हार्ट बीट होती है सिंगल लब डब, तो जो इवेंट होते हैं उसको हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। दिस इंक्लूड द सिस्टोल, दैट मीन्स कंट्रैक्शन, एंड डायस्टोल, दैट मीन्स रिलैक्सेशन। हार्ट जो है रिलैक्स करता है, हार्ट ऐसे कंट्रैक्ट करता है फिर ऐसे रिलैक्स करता है, और वो कैसे करता है देखिए, इन साइक्लिक मैनर। देखो, this includes systole and diastole in cyclic manner that are respectively atrial systole and joint diastole of both atria and ventricle। देख लिया आपने, पहले होगा एट्रियल सिस्टोल और फिर जॉइंट डायस्टोल। नीचे पढ़ते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे एट्रियल सिस्टोल में। सबसे पहले आ गया एट्रियल सिस्टोल, द कंट्रैक्शन ऑफ एट्रियल वॉल टू पास द ब्लड टू द रिलैक्स्ड वेंट्रिकल, है ना। बोल रहे हैं कि अब एट्रियल सिस्टोल में एट्रिया कंट्रैक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, ब्लड को पास कर रहा है एट्रिया से वेंट्रिकल में, ठीक है। रहा वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, एट्रिया कंट्रैक्ट कर रहा है और वेंट्रिकल में ब्लड रिलीज कर रहा है, ठीक है। वेंट्रल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल आ गया। द कंट्रैक्शन ऑफ ventricle wall to pump out the blood out of the heart. During this, atria remain in relaxed diastole stage. तो वेंट्रल सिस्टोल के बारे में बोल रहे हैं कि अब जो है ब्लड क्या कर रहा है, अब जो है हार्ट क्या कर रहा है, पंप आउट कर रहा है ब्लड को, आउट ऑफ हार्ट कर रहा है, ठीक है। और इस टाइम क्या होता है, ड्यूरिंग दिस atria remain relaxed, the mitral valve remain closed but the semilunar valve and open to facilitate the pumping। अब जो है mitral valve बंद रहेगी, ये रही mitral valve लेफ्ट ऑरेकल और वेंट्रिकल के बीच में, हाँ ये रही mitral valve और ये ओपन कर रही है ताकि ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट ओरेकल से राइट वेंट्रिकल में आ पाए, सॉरी लेफ्ट ओरेकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ पाए, मिट्रल वाल्व ओपन हो रही है, ठीक है। फिर यहाँ से ब्लड जाएगा पूरी बॉडी के बाहर।
लास्ट हमारा आ जाता है रिलैक्सेशन फेज, टाइम एट विच ऑल 4 चैम्बर ऑफ द हार्ट रिमेन इन रिलैक्स स्टेट। ऑल 4 चैम्बर कौन से हैं? राइट ओरेकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ओरेकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। वो सारे क्या कर जाते हैं? वो सारे रिलैक्स्ड हो जाते हैं। अलाउ द इनकमिंग ऑफ द ब्लड इन दी ऑल चैम्बर। अब वो रिलैक्स हो रहे ताकि इनकमिंग ब्लड आ पाए हार्ट के अंदर। ड्यूरिंग दिस स्टेट द मेट्रियल वॉल्व ऑल्सो रिमेन ओपन बट द सेमी ल्यूनर वॉल्व आर क्लोज्ड टू अवॉइड द बैक फ्लो ऑफ पम्प्ड ब्लड, है ना। इस टाइम भी मेट्रियल वॉल्व जो है, मेट्रियल वॉल्व कहाँ होती है? ये ओरेकल और वेंट्रिकल के बीच में होती है। वो क्या करती है? ओपन हो जाती है ताकि ब्लड अंदर आ पाए ना। लेकिन जो है सेमी ल्यूनर वॉल्व वो क्या करती है? वो बंद हो जाती है ताकि ब्लड का जो है फ्लो वापस ना जा पाए, है ना। जो हार्ट में आया वो हार्ट में ही रहेगा। तो अब हमारा कार्डियक साइकिल भी ख़त्म हो गया। जो है अब हम ईसीजी पढ़ेंगे। ईसीजी बड़ा ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप लोग फ्यूचर में डॉक्टर बनने वाले हैं। तो देखिए ईसीजी जो है क्या करता है। ईसीजी इज़ अ जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल, है ना। कार्डियक साइकिल के दौरान जो भी इवेंट हो रहे हैं वो हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर किस तरीके से दिखा रहे हैं, उसको हम ईसीजी बोलते हैं। और आपने कितनी बार देखा भी होगा अगर आप इनकेस अगर आपने हॉस्पिटल विज़िट किया हुआ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का दिखता है ईसीजी। ये पीक्यू वेव है, क्यूआरएस वेव है और फिर ये एसओटी वेव है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम पढ़ने आए तो फिर क्या मिल रहा है हमें? द पी वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। पी वेव जो है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन दिखा रहा है, या फिर उसको हम बोलेंगे डीपोलराइजेशन, ठीक है, ऑफ द एट्रिया। डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया हो रही है विच लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन बोथ द एट्रिया, ठीक है। अब आगे क्यूआरएस। क्यूआरएस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये भी डीपोलराइजेशन रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ द वेंट्रिकल। दोनों डीपोलराइजेशन कर रहे हैं, ये एट्रिया का कर रहा है और ये वेंट्रिकल का कर रहा है, ठीक है। विच इनिशिएट द वेंट्रिकल कंट्रैक्शन, ठीक है, ये वेंट्रिकल कंट्रैक्शन करा रहा है, शुरुआत उसकी। द कंट्रैक्शन स्टार्ट्स शॉर्टली आफ्टर क्यू एंड मेक द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। क्यू के बाद जो है वो शुरू हो रही है और बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल करा रहे हैं। सिस्टोल जो हमने अभी भी पढ़ा था उसको हम क्या था वो कुछ याद करिए। सिस्टोल में बेसिकली कंट्रैक्शन और थी और डायस्टोल में रिलैक्सेशन, ठीक है। तो अब है टी वेव। भाई टी वेव लास्ट वाला आ गया। रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू द नॉर्मल स्टेट। अब जो है वेंट्रिकल बेचारा जो एक्साइटेड स्टेट में था उसको हम क्या कर रहे हैं? फिर से नॉर्मल कर रहे हैं। भाई बेटा तू नॉर्मल स्टेट में आ जा, और उसको फिर हम बोले रीपोलराइजेशन। ये दोनों डीपोलराइजेशन थे, इसमें एट्रिया कंट्रैक्ट कर रहा था, इसमें वेंट्रिकल कंट्रैक्ट कर रहा था। टी वाला आ गया वो कर रहा है रीपोलराइजेशन, ठीक है। वेंट्रिया जो है वेंट्रिकल जो है एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट में आ रहे हैं। एट द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। अब जो कंट्रैक्शन को एंड कर रहा है, एंड ऑफ सिस्टोल भी इसमें टी के साथ साथ हो रहा है, ठीक है। अब क्या लिख रहे हैं? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आर दैट अकर इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम बाई काउंटिंग दैम वन कैन डिटरमाइन हार्ट बीट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। इंडिविजुअल का हार्ट बीट रेट किससे हम करें? क्यूआरएस जो है कितनी बार अकर कर रहा है उसको हम काउंट करेंगे। सिंस दी ECG obtained from different individual have roughly the same shape in the given lead configuration, any derivation from this shape, अगर इस शेप में कोई भी गड़बड़ आई, डेविएशन आई, तो फिर क्या कर रहा है? इंडिकेट अ पॉसिबिलिटी अब नॉर्मल और डिजीज़। अब नॉर्मलिटी होगी या तो डिजीज़ होगा अगर ऐसा हमारा ECG दिख नहीं रहा होगा तो, ठीक है। Hence it is of great clinical important significance, ठीक है। वीडियो थोड़ी और लंबी होने वाली है क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। तो भाई ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। इधर क्या बोला हुआ है? नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली। जो नॉर्मल एक्टिविटी जो हार्ट की होती है वो अपने आप रेगुलेट होती है, ऑटो रेगुलेटेड, ठीक है। स्पेशलाइज्ड बाय स्पेशलाइज्ड मसल
नोडल टिश्यूज़ हम जिसको बोलते हैं, हैंस द हार्ट इज़ कॉल्ड मायोजेनिक। इसीलिए जो है हार्ट की प्रॉपर्टी जो मायोजेनिक हम उसको बोलते हैं, सेल्फ सफिशिएंट है ना। लेकिन जब अगर, अब नीचे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, अ स्पेशल न्यूरल सेंट्रल इन द मिड्यूला ऑब्लोंगेटा कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। मिड्यूला ऑब्लोंगेटा जो कि ब्रेन के अंदर है, वो क्या कर रहा है, अगर उसने, वो क्या कर सकता है, मॉडरेट कर सकता है कार्डियक फंक्शन को ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू, ठीक है, मॉडरेट रखता है वो। लेकिन न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिंपैथेटिक नर्वस पार्ट ऑफ ENS कैन इंक्रीज द रेट ऑफ द हार्ट बीट। लेकिन अगर सिंपैथेटिक नर्वस आ गया ना जो, तो वो क्या करेगा, हार्ट रेट को बढ़ा देगा, फिर वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं रहता है, फिर वो मायोजेनिसिटी लॉस, मतलब कि वो नहीं ना हो रहा, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आ जाता है उस टाइम पे, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा रेस कर जाती है और इंसान का ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है। द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकल कंट्रैक्शन एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट, ठीक है, उस चीज़ को बढ़ा देता है वो। ऑन दी अदर हैंड वेंट्रिकल कंट्रैक्शन को बढ़ा देता है और कार्डियक आउटपुट को भी। लेकिन जो है हमारा प्यारा सा पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल, वो इंसान खुद का अनदर कंपोनेंट ऑफ ENS, वो क्या करता है, डिक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट। पैरा वाला जो है हार्ट बीट को डिक्रीज करता है, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड देयर बाय कार्डियक आउटपुट। अब ये वाला इसलिए ज़रूरी होता है ताकि चीज़ें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ हों, तो फिर क्या करता है, वो हार्ट रेट को डिक्रीज़ रखता है। लेकिन अगर सिंपैथेटिक वाला अगर फंक्शनिंग में आ गया ना, तो भाई हार्ट रेट को डिक्रीज़ कर देगा। इंसान की अगर हार्ट रेट डिक्रीज़, हार्ट बीट इंक्रीज़ हो गई, फिर वो हैवी ब्रीदिंग करेगा, उसका BP हाई, उसका सब कुछ हाई, और फिर उसको जो है अटैक आने के, कार्डियक अरेस्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जो हमारे लिए अच्छा है वो है पैरासिम्पैथेटिक। इसलिए कहते हैं कि डीप ब्रीदिंग कीजिए और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेटेड रखिए। तो आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आया हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।